वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीव विज्ञान का उन क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले परीक्षाओं में रिपीट होते आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उन भाइयों तक शेयर कीजिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। क्या मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में क्या मदद करता है? वह ये मदद करता है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? एसिटोबैक्टर नहीं, ल्यूकोनोस्टॉक नहीं, बैसिलस नहीं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस है जो दही जमाने में ऐसा शिशु जीव है जो दही जमाने में प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं, वायरस के द्वारा नहीं, निमिटोड के द्वारा नहीं, बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने की। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने की। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। शैवाल में एंजाइम नहीं होते हैं। लाइकेन में एंजाइम होते हैं। जीवाणु में भी एंजाइम्स होते हैं, विषाणु में नहीं होते। विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते। टीएमबी शब्द संबंधित है। टीएमबी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। टीएमबी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। किससे होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से नहीं, कवक से नहीं, प्रोटोजोआ से नहीं, विषाणु से होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा धातु रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया विषाणु के कारण। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा धातु रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था टीके के विकास। चेचक के टीके का विकास किया गया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक का टीका। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये
क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, नहीं। ये वृद्धि कर सकते हैं, नहीं। ये गुणन कर सकते हैं, नहीं। ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? कवकों में, स्लाइम मोड्स में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। किस में हो सकते हैं? विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित किस में होते हैं? विषाणुओं में। बाकी सब में उपस्थित होते हैं। जीवाणुओं में, कवकों में, स्लाइम मोल्ड्स में एंजाइम होते हैं। एड्स का कारण है, एड्स का कारण है, एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स का कारण है उच्च रक्तदाब, नहीं। जीवाणु संक्रमण, नहीं। राइबोफ्लेविन की कमी, नहीं। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स, HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स, HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है एक स्टैंडर्ड RNA, एक स्टैंडर्ड RNA। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है, उसका आनुवंशिक पदार्थ है एक स्टैंडर्ड RNA। एड्स जिस वायसराय के कारण होता है उसका आनुवंशिकी पदार्थ है एक स्टैंडर्ड RNA। एड्स का कारण है वायरस, एड्स का कारण है बैक्टीरिया, नहीं। फफूंदी, नहीं। अमीबा, नहीं। वायरस। इबोला क्या है? इबोला क्या है? इबोला क्या है? वायरस। इबोला क्या है? एक प्रकार का वायरस है। इबोला वायरस है। इबोला क्या है? एक प्रकार का वायरस है। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, नहीं। श्वास संपर्क से, नहीं। कीटों से, नहीं। शारीरिक संपर्क से, शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। SARS, सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। SARS, सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। संगठन, युद्धपोत, संचार प्रणाली, नहीं। विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है? खसरा किसके कारण होता है? खसरा विषाणु के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया और हैजा। जो चेचक है वो विषाणु के कारण होता है, बाकी विषाणु के कारण नहीं होते हैं। यक्ष्मा विषाणु के कारण नहीं होता है, मलेरिया विषाणु के कारण नहीं होता है, हैजा विषाणु के कारण नहीं होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। गलघंट रोग से बचा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है? इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? इनमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है, प्रचुर मात्रा में
आयोडीन होता है। प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। गलघंट रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन, प्रचुर मात्रा में होता है, वो गलघंट से बचा जा सकता है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। लेमिनेरिया में किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? शैवाल। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? शैवाल। शैवाल जो है स्वपोषित है। तितली स्वपोषित नहीं है, मशरूम स्वपोषित नहीं है, टिड्डा स्वपोषित नहीं है। शैवाल जो है स्वपोषित है, स्वपोषित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? जैव उर्वरक का कार्य करता है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम है। एक कोशीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। क्लोरेला। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। मांस के कारण नहीं, कवक के कारण नहीं, जीवाणु के कारण नहीं। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से तैयार होता है। एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से तैयार होता है। एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से तैयार होता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। फंजाई। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेलुलोज। काइटिन व हेमीसेलुलोज। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेलुलोज। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेलुलोज। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं विविधपोषी। सभी विविधपोषी होते हैं। सभी कवक क्या होते हैं? विविधपोषी। सभी कवक सदैव होते हैं विविधपोषी। परजीवी होते हैं? नहीं। स्वपोषी होते हैं? नहीं। मृतोपजीवी होते हैं? नहीं। विविधपोषी होते हैं। विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पे उगने वाले कवक कहलाते हैं जुलिफस। जुलिफस कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं जूफिलस। जूफिलस कहलाते हैं। जूफिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं जूफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पे उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। 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 गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं जूफिलस। जूफिलस।
गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। क्रोपोफिलस क्रोपोफुलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, कवक में। किसमें नहीं होता है? कवक में नहीं होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल में होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, कवक में नहीं होता है। आलू का लेट वायलेट उत्पन्न होता है। आलू का लेट वायलेट उत्पन्न होता है। क्यों होता है लेट वायलेट? क्यों होता है? फाइटोप्थोरा इम्फिटेंस द्वारा। फाइटोथोरा इम्फिटेंस द्वारा। देखिएगा नाम थोड़ा टेढ़े हैं, बायोलॉजिकल नेम्स है तो उसी हिसाब से आपने समझना है। फाइटोप्थोरा इम्फेटस द्वारा आलू का लेट वायलेट उत्पन्न होता है फाइटोथोरा इम्फेटस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाली कवक है। डबल रोटी के निर्माण में कौन सा कवक काम आता है? कौन सा कवक काम आता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। डबल रोटी के निर्माण में कौन सा कवक काम आता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? विषाणु है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है। पेनिसिलियम कवक है। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। पेनिसिलियम कवक है। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। पेनिसिलियम कवक है। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे होता है? किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं। क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। जब गेहूं के गूंथे हुए आटों में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। रोटी को क्या बना देता है? स्पंजी बना देता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीविका किससे उत्पन्न होता है? प्रतिजीविका किससे उत्पन्न होता है? देखिएगा थोड़ा लाइन कट गया है तो समझिएगा। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीविका किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्पेक्ट्रम प्रतिजीविका किससे उत्पन्न होता है? स्टेप्टोमाइसिस से होता है। स्टेप्टोमाइसिस से होता है। स्टेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? स्टेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? बॉक्समैन ने। किसने किया? बॉक्समैन ने। स्टेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? बॉक्समैन ने। स्पेक्ट्रम प्रतिजीविका किससे उत्पन्न होता है? स्पेक्ट्रोमाइसिस से। टीका रोग किससे होता है? टीका रोग किससे होता है? मूंगफली से। टीका रोग किससे होता है? मूंगफली से। गन्ने में लाल सड़न रोग किससे उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किससे उत्पन्न होता है? कवक से।
गन्ने में लाल सड़न रोग किससे उत्पन्न होता है? कवक से। समान खाद छाद्रक क्या होता है? छत्रक क्या होता है? समान खाद छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। समान खाद छत्रक क्या होता है? कवकीय बीजाणुओं का पुंज होता है? नहीं। कवक तंतु हाइफा का प्रकार होता है? नहीं। कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है? हाँ, ये सही है। अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना होता है? नहीं। समान खाद छत्रक क्या होता है? समान खाद छत्रक क्या होता है? समान खाद छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? किससे उत्पन्न होती है? कवक से होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से उत्पन्न होती है। कवक से उत्पन्न होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा दोनों के कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। एफला बीस किससे बनते हैं? एफला बीस किससे बनते हैं? एफला बीस किससे बनते हैं? कवक से। एफला बीस किससे बनते हैं? कवक से। एफला एक जहर है, वो किससे बनते हैं? कवक से। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? किसके बनाने में होता है? पनीर बनाने में होता है। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर बनाने में होता है। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर बनाने में होता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? शैवाल और कवक का। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? SO2 प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक है? बी का लाइकेन। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक है? लाइकेन SO2 का प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक है। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। हैलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। हैलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। हैलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। हैलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोलस कहा जाता है। कार्टिकोल्स कहा जाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सैक्सिकोल्स कहते हैं। सैक्सिकोल्स। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सैक्सिकोल्स कहते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को। जापान में लोग किस लाइकेन के
को सब्जी के रूप में खाते हैं, इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस औषधि से प्राप्त होती हैं? मिर्गी की, ये परमेलिया से होता है, परमेलिया से। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? परमेलिया लाइकेन से, परमेलिया लाइकेन से होता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में किसको जल स्तर उभयचर कहा जाता है? शैवाल, फंगस, ब्रायोफाइट्स या ट्रेडोफाइट्स? किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है। लिवरवर्ट एवं मांस ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है। लिवरवर्ट एवं मांस। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? नग्न रूप में पौधे पे लगे रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में नग्न रूप से लगे रहते हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। कालेराइड जड़ें पाई जाती हैं। साइकस में। कालेराइड जड़ें पाई जाती हैं साइकस में पाए जाते हैं। कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? साइकस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? साइकस में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना साइकस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त किया जाता है? इफ्रेडा से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त किया जाता है? इफ्रेडा से प्राप्त किया जाता है। इफ्रेडा से। कौन एक जीवित जीवाश्म है? लिविंग फॉसिल्स कहलाता है। जीवित जीवाश्म कौन कहलाता है? जिंकगो कहलाता है। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो जीवित जीवाश्म कहलाता है। जिंकगो जीवित जीवाश्म कहलाता है। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि उन भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके जो प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन कर रहे होंगे। थैंक यू।